यस डियर स्टूडेंट्स, आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रेड ऑफ बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। आर्थिक विकास और पर्यावरण के बीच विरोधाभास, इसको हम जिस तरीके से समझते हैं उसमें एक और आर्थिक विकास को प्रदर्शित करने वाली बातों को रखते हैं और दूसरी ओर पर्यावरणीय गुणवत्ता को रखते हैं। अब यह विरोधाभास यह स्पष्ट करता है कि इकोनॉमिक वेलबीइंग के लिए, आर्थिक कल्याण के लिए मनुष्य को आर्थिक वस्तुएं चाहिए और आर्थिक वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन है उसके होने का अर्थ है आर्थिक विकास हो रहा है, प्रोडक्शन और कंजम्पशन की एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। तो अगर आर्थिक वस्तुएं और सेवाएं अधिक होती हैं, अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास होता है, तो उन वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग से हमको धनात्मक उपयोगिता की प्राप्ति होती है, हमारा आर्थिक कल्याण बढ़ता है। ये पॉजिटिव यूटिलिटी है, अच्छी बात। लेकिन जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में हमारे उपभोग को संतुष्ट करने के लिए आर्थिक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाया जाता है, उत्पादन के बढ़ने का बाई प्रोडक्ट, इनएविटेबल बाई प्रोडक्ट वेस्ट है, पोल्यूशन है, अपशिष्ट है, प्रदूषण है। जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा, वैसे वैसे उत्पादन की इस प्रक्रिया में प्रदूषण और अपशिष्ट बढ़ेंगे। मोर प्रोडक्शन, मोर वेस्ट, मोर पोल्यूशन, मोर प्रोडक्शन, मोर वेस्ट, मोर पोल्यूशन। और जैसे जैसे प्रदूषण और अपशिष्ट की मात्रा बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा और एनवायरमेंटल क्वालिटी का ह्रास होगा, पर्यावरणीय गुणवत्ता का ह्रास होगा। देयर विल बी डिटेरिएशन ऑफ एनवायरमेंटल क्वालिटी। और पर्यावरणीय गुणवत्ता के ह्रास होने से उसका जो मनुष्य पर प्रभाव होगा, उसकी उपयोगिता पर जो प्रभाव होगा वो ऋणात्मक है। अर्थात घटी हुई पर्यावरणीय गुणवत्ता, अर्थात वातावरण, जैसे जैसे जल प्रदूषण बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे वायु प्रदूषण बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे अपशिष्ट की समस्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ये बातें व्यक्ति के आर्थिक कल्याण को कम करेंगी, यानी इससे निगेटिव यूटिलिटी जनरेट होगी। और इस निगेटिव यूटिलिटी के जनरेट होने का, इसके उत्पन्न होने का कारण क्या था? कारण था पॉजिटिव यूटिलिटी को पाना। तो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन जहां एक ओर हमको धनात्मक उपयोगिता देता है, वहीं उससे उत्पन्न प्रदूषण, उससे उत्पन्न अपशिष्ट पर्यावरणीय गुणवत्ता का ह्रास करके ऋणात्मक उपयोगिता हमारे लिए उत्पन्न करता है। यह विरोधाभास है। हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ज़्यादा बढ़ाना चाहेंगे, ज़्यादा बढ़ाएंगे, पोल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा, वेस्ट की समस्या ज़्यादा से ज़्यादा होगी। पहली बात हमको धनात्मक उपयोगिता देगी और दूसरी बात हमको ऋणात्मक उपयोगिता देगी। यह विरोधाभास है। एंड वेस्ट और पोल्यूशन प्रोडक्शन का और कंजम्पशन का इनएविटेबल बाई प्रोडक्ट है, इसको आप रोक नहीं सकते। इसीलिए इस विरोधाभास को जो अर्थशास्त्री हैं हमेशा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पर देखते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था में हमको आर्थिक वस्तुएं और सेवाएं तो चाहिए जो पॉजिटिव यूटिलिटी देती हैं, लेकिन हमको पर्यावरणीय गुणवत्ता का ह्रास नहीं चाहिए। लेकिन दोनों बातें एक साथ नहीं मिल सकती। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि हमारी नीतियां कुछ इस प्रकार की हों जिसमें हम आर्थिक विकास का भी ध्यान रखें और साथ साथ पर्यावरणीय गुणवत्ता का ह्रास भी कम से कम होने दें। यही बैलेंस डेवलपमेंट है, यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जिसकी पॉलिसी, जिसकी नीतियों की चर्चा 1980 के दशक में की। और आज विश्व के हर देश के डेवलपमेंट का जो स्लोगन है वो यही है, पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हाउ टू कीप ए बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल क्वालिटी, बिकॉज वी नीड बोथ। हमें दोनों चाहिए।
इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के इस ट्रेड ऑफ में एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि एनवायरनमेंट का सेकंड फंक्शन, उसका जो द्वितीय कार्य है, वह द्वितीय कार्य है जो उत्पादन और उपभोग की प्रक्रिया से अपशिष्ट उत्पन्न हो रहा है उसको समाहित करना। सिंक फंक्शन, कूड़ेदान वाला कार्य जो पर्यावरण मानवीय क्रियाओं से उत्पन्न अपशिष्ट के लिए, प्रदूषण के लिए करता है। लेकिन एसिमिलेटिव कैपेसिटी के बारे में मैंने आपको एक लेक्चर में बताया है, लास्ट लेक्चर में, कि जब तक प्रदूषण हमारी प्रकृति की समाहन करने की क्षमता के अंतर्गत है तब तक वो आर्थिक समस्या नहीं है और हमारे लिए अर्थशास्त्र के आधार पर यह एक विचारणीय विषय नहीं है। अगर समाहित करने की क्षमता, अपशिष्ट समाहित करने की क्षमता 100 इकाई है प्रकृति की, और 100 इकाई अपशिष्ट तब उत्पन्न होता है जब 500 इकाई उत्पादन हो जाए, तो 500 इकाई तक का उत्पादन और उससे उत्पन्न 100 इकाई तक का अपशिष्ट चिंता का विषय नहीं है अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से। इट इज नॉट, पोल्यूशन इज नॉट इकोनॉमिक प्रॉब्लम। लेकिन अगर उत्पादन 500 इकाई से ज़्यादा होता है तो अपशिष्ट 100 इकाई से ऊपर चला जाएगा, अब यह समस्या उत्पन्न करेगा। नाउ दिस पोल्यूशन इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। वर्तमान में जो हमारे पास स्थिति है उसमें हमें दृष्टि दिखती है। 70 के दशक से जो इकोलॉजिकल इकोनॉमिस्ट ने अपनी बात से प्रूव किया, वो यही कहा कि अब हम उस स्टेज पर आ गए हैं जहां नेचर की जो एसिमिलेटिव कैपेसिटी थी हमने उसको टॉर्चर किया है और अब उसका स्पिल ओवर इफेक्ट हमारे ऊपर दिख रहा है। तो आज के समय में हम कह सकते हैं कि कूड़ादान भर चुका है और जो नेचर की अपशिष्ट को समाहित करने की क्षमता थी हमने उससे ज़्यादा अपशिष्ट और प्रदूषण उसको दिया है। इसका सीधा सा अर्थ है कि कुछ सोचना होगा। यहाँ कुछ सोचना इसलिए ज़रूरी है कि मान लिया जाए कूड़ादान है वो भर गया, उसकी क्षमता नेचुरली एक प्राकृतिक तरीके से उसको हम भरते जा रहे हैं, भरता जा रहा है। जब तक वो आराम से भर रहा है वो कोई तकलीफ हमको नहीं दे रहा है। लेकिन अब हम क्या करने लगे, 100 इकाई तक उसको भर दिया, उसके बाद भी उसको भर रहे हैं, उसमें ठूस रहे हैं। धीरे धीरे उसकी नेचर की, जब नेचर को ज़रूरत से ज़्यादा हम वेस्ट देते हैं, उसकी एसिमिलेटिव कैपेसिटी के ऊपर वेस्ट देते हैं, तो धीरे धीरे उसकी अपनी एसिमिलेटिव कैपेसिटी का ह्रास होता है। जिसका अर्थ है कि वही नेचर, वही प्रकृति, वही इकोसिस्टम्स जो अब तक हमारा 100 इकाई अपशिष्ट आसानी से सहन कर ले रहे थे, समाहित कर ले रहे थे, अब धीरे धीरे 100 इकाई अपशिष्ट को समाहित करने की क्षमता भी उनकी घटने लगेगी। कूड़ेदान डिब्बा टूटने लगेगा। यानी कि जैसे जैसे हम बिना केयर के अगर उत्पादन उपभोग बढ़ाते गए, अपशिष्ट की मात्रा बढ़ाते गए, एसिमिलेटिव कैपेसिटी के ऊपर, प्रकृति के ऊपर और अपशिष्ट का टॉर्चर डालते गए, धीरे धीरे नेचर की कूड़े को समाहित करने की जो क्षमता है वो घट जाएगी। कूड़ेदान की कैपेसिटी घटेगी, उसकी नेचुरल कैपेसिटी घटेगी और अब 100 इकाई अपशिष्ट को भी समाहित करना मुश्किल हो जाएगा। शायद अब केवल 80 इकाई, और तो शायद केवल 70 इकाई, और तो अब शायद केवल 50 इकाई, और ये स्थिति बड़ी गंभीर होगी। यहाँ टेक्नोलॉजी का रोल आता है, यहाँ तकनीक का रोल आता है। अगर हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, हम उत्पादन की प्रक्रिया में ऐसी तकनीक का उपयोग करते हैं जहाँ पर यूनिट ऑफ आउटपुट वेस्ट डिस्चार्ज कम हो, जहाँ उत्पादन की प्रति इकाई अपशिष्ट की मात्रा पहले से कम हो, तो ऐसी टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगी। उदाहरण के लिए, पहले हम 5 इकाई उत्पादन करते थे तो एक इकाई अपशिष्ट होता था, और अब हम
10 इकाई उत्पादन करते हैं तब 1 इकाई अपशिष्ट होता है। इससे जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में वेस्ट डिस्चार्ज था वो घट गया। ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। ऐसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, तकनीक का उपयोग करके अब हम, जैसे कि पहले 500 इकाई उत्पादन जब होता था तो 100 इकाई अपशिष्ट जनरेट होता था, जो प्रकृति की एसिमिलेटिव कैपेसिटी के बराबर था। यदि ऐसी तकनीक हम उपयोग में लाएंगे तो हो सकता है 900 इकाई जब हम उत्पादन करें तब 100 इकाई अपशिष्ट उत्पन्न हो। ऐसे में एक्स्ट्रा 400 इकाई उत्पादन जो हमने किया उसमें प्रदूषण हमारे लिए, अपशिष्ट हमारे लिए कोई समस्या नहीं हुआ। दिस इज मिरेकल ऑफ टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। इसीलिए उत्पादन की प्रक्रिया में पर्यावरण मित्र, पर्यावरण सहायक तकनीकों के उपयोग की सलाह दी जाती है। अब हम एक बड़े महत्वपूर्ण विषय की बात करते हैं और ये विषय है जहां पर हम पर्यावरणीय मुद्दों को, पर्यावरणीय बातों को बिल्कुल सीधे इकोनॉमिक थ्योरीज के परिप्रेक्ष्य में लाते हैं। जैसे एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि सरकार प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए पर्यावरण के क्षेत्र में विनियमन क्यों करे, रेगुलेशन क्यों करे? Why government should come forward or why government should intervene in case of environmental regulation? वो कौन सा तर्क है, वो कौन सा आधार है जो इस बात की परमिशन देता है, अनुमति देता है कि सरकार आगे आए और पर्यावरण के क्षेत्र में जो दिक्कत हो रही है उसको नियंत्रित करे? कारण ये है कि जो पर्यावरणीय कारक हैं, पर्यावरणीय चीजें हैं, उनकी उपस्थिति में कुशलता शर्तों का उल्लंघन हो जाता है, एफिशिएंसी कंडीशंस का वायलेशन हो जाता है। और जब एफिशिएंसी कंडीशंस वायलेट होती हैं तो हमको प्रथम श्रेष्ठ फल नहीं मिलता, फर्स्ट बेस्ट नहीं मिलता, जो पेरेटो ऑप्टिमम है। और जब फर्स्ट बेस्ट नहीं मिलता तो अर्थव्यवस्था में, वस्तुओं के उत्पादन में, संसाधनों के आवंटन में और जो उत्पादित हुआ है उसके बंटवारे में जो इष्टतम स्थिति होनी चाहिए वो नहीं होती है, जो कि सामाजिक प्राथमिकताओं के अनुसार बताई गई थी। यानी कि इकोनॉमी सोशल प्रायोरिटीज के हिसाब से फैक्टर एलोकेशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाती। अगर ये नहीं हो पा रहा है इसका मतलब है प्रथम श्रेष्ठ हल नहीं है, फर्स्ट बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है, अर्थात पेरेटो ऑप्टिमम स्टेट नहीं है, पेरेटो अनुकूलतम अवस्था नहीं है। और जब ऐसा होता है, एफिशिएंसी कंडीशंस वायलेट हो जाती हैं, तो हमारे सामने बाजार विफलता की स्थिति आती है। वी गेट द केस ऑफ मार्केट फेल्योर। और जब कभी भी बाजार विफलता होती है तो बाजार विफलता इस बात का परिचायक है कि अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन हो रहा है, जो उसका फैक्टर्स का, साधनों का उत्पादन, साधनों का जो एलोकेशन, आवंटन है और जो उसका वितरण है वो सामाजिक वरीयताओं के अनुसार नहीं है। ऐसे में ये जो डिस्टॉर्शन है, ये डिस्टॉर्शन अर्थव्यवस्था के लिए, अर्थव्यवस्था के हित में नहीं है, यह स्थिति सर्वोत्तम नहीं है।
इकोनॉमिक थ्योरी, आर्थिक सिद्धांत ये स्पष्ट करते हैं कि जब कभी भी अर्थव्यवस्था में बाजार विफलता की स्थिति आती है, then it is the duty of the government, duty of the regulator, duty of the authority who is custodian of the country or the society to come forward and correct the deviations and correct the violations with the use of appropriate policies so that efficiency can be restored and we can get the first best. पर्यावरण के केस में ऐसा ही होता है, कुछ बातें आती हैं जिसकी वजह से एफिशिएंसी कंडीशंस वायलेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से मार्केट फेल्योर होता है और जो सरकार के हस्तक्षेप का तर्क बनाता है और सरकार आगे आती है और एनवायरमेंटल रेगुलेशन करती है, पर्यावरणीय विनियमन करती है। ये बात अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कैसे होता है। सबसे पहले आप लोगों को एडवांस्ड इकोनॉमिक थ्योरी की जो बुक्स आपके पास होंगी, खुद चाइनीज या और कोई भी, उसमें वेलफेयर इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र का जो भाग है, उसको आप लोग पढ़िएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम थोड़ा वेलफेयर इकोनॉमिक्स के बारे में आपको बताते हैं, क्योंकि ये थोड़ा अनटच्ड है आपके लिए। इसकी पृष्ठभूमि में आप ये समझ पाएंगे कि फर्स्ट बेस्ट क्या है और फर्स्ट बेस्ट का उल्लंघन किन कारणों से होता है और पर्यावरण के विषय में वो कौन से कारण हैं जो फर्स्ट बेस्ट के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी हैं। बाजार विफलता यहाँ पर क्या है, इसका क्या रूप होता है और इस बाजार विफलता के क्या परिणाम हैं। अर्थशास्त्र का अध्ययन हम कई तरीके से करते हैं, कई रूपों में करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, डायनेमिक इकोनॉमिक्स। इसी तरीके से एक विभाजन है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सैद्धांतिक अर्थशास्त्र। सैद्धांतिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या होता है? सैद्धांतिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम नियमों को, नीतियों को, सिद्धांतों को बनाते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का वास्ता जिस बात से है वो है व्हाट इज। कोई बात, कोई सिद्धांत, कोई नीति, कोई नियम क्या है, उसमें क्या बातें हैं, व्हाट इज। तो प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन और जितनी भी सिद्धांत हम लोगों ने पढ़े हैं जिनमें एजम्पशंस हैं, फिर थ्योरी है, फिर कंक्लूजन है, उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत, उत्पादन के सिद्धांत, वितरण के सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत, सिद्धांतों की रचना, सिद्धांतों में क्या है, क्या बातें हैं, व्हाट इज द थ्योरी, व्हाट इज द रूल, व्हाट इज द प्रिंसिपल। ये सब पार्ट एंड पार्सल है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का, सैद्धांतिक अर्थशास्त्र। यहाँ इनकी रचना होती है। दूसरा, इसके साथ में नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। So normative economics is that part of economics which deals with the question what ought to be. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आदर्शात्मक अर्थशास्त्र, इसी को वेलफेयर इकोनॉमिक्स कहते हैं, कल्याणकारी अर्थशास्त्र। सो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स या आदर्शात्मक अर्थशास्त्र जिस सवाल को डील करता है वो है व्हाट ऑट टू बी। कोई नियम, कोई नीति, कोई सिद्धांत क्या होना चाहिए। इस बात से यह आइडिया लगता है कि कोई चीज क्या, कोई नियम, कोई सिद्धांत, कोई प्रोग्राम क्या होना चाहिए,
इसके लिए हमारे पास कोई आधार होना चाहिए जिस पर हम ये जांच कर सकें कि क्या होना चाहिए, और वो मेजरिंग रॉड सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स या वेलफेयर इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम दो प्रश्नों को डील करते हैं। जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिस्ट है, जो कल्याणकारी अर्थशास्त्री है, उसका काम, उसके दो काम है। पहला, वह बनी हुई आर्थिक नीतियों और नियमों की जांच करे और ये बताए कि वह समाज के कल्याण को बढ़ाने वाला है अथवा नहीं। और अगर वो समाज के कल्याण को बढ़ाने वाला नहीं है तो फिर वह उपाय बताए, वो तरीके बताए जिससे कि उस नीति, नियम या कानून में कोई परिवर्तन किया जाए, जिससे कि वर्तमान में उससे जितना कल्याण उत्पन्न हो रहा है, क्या परिवर्तन कर दिया जाए जिससे कि उससे होने वाला कल्याण बढ़ जाए। टू टेस्ट द रूल्स, theories, policies and programs, whether they are increasing social welfare or not, and if not, then suggest the ways and measures to change the program or policies so that social welfare can be increased. तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव पार्ट है, और जब हम कल्याणकारी अर्थशास्त्र में जाते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने जो क्राइटेरिया आता है वो क्राइटेरिया कार्डिनल क्राइटेरिया है। कार्डिनल क्राइटेरिया के अंतर्गत यह माना गया, जिसके की जनक, जिसको फादर ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स कहा जाता है, एसी पीगू फादर ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, और इनका क्राइटेरिया सबसे पहले है जिसको हम कहते हैं कार्डिनल क्राइटेरिया। इन्होंने दो बातें बताई कि अगर अर्थव्यवस्था में कोई भी परिवर्तन ऐसा है जो अर्थव्यवस्था में जीएनपी को बढ़ाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को बढ़ाता है, उत्पादन को बढ़ाता है, जीडीपी को बढ़ाता है, और देश के आर्थिक संगठन में, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें कोई भी व्यवधान नहीं करता है, विदाउट चेंजिंग इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इफ any change increases GNP of the country, then that change is social welfare. यहाँ पर उन्होंने सोशल वेलफेयर और इकोनॉमिक वेलफेयर में एक अंतर किया। सोशल वेलफेयर को बताने वाली बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इकोनॉमिक वेलफेयर को बताने वाली वही चीजें होंगी जिनका मापन मुद्रा के रूप में किया जा सकता हो। So, economic welfare is that part of social welfare which can be measured directly or indirectly in terms of money. Social welfare बड़ी चीज हो गई, थोड़ी इकोनॉमिक वेलफेयर थोड़ी उसमें एक सेट आ गया, छोटी चीज हो गई, लेकिन वो हर वो चीज जो समाज के कल्याण को बताती तो है, लेकिन मुद्रा के रूप में उसका मापन नहीं हो सकता, कार्डिनल मेजर नहीं हो सकता, उसको हम परिभाषा में नहीं ले पाएंगे। तो पहला उन्होंने क्राइटेरिया बताया कि विदाउट चेंजिंग द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, इफ एनी चेंज इंक्रीजेस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, then that change is desirable, it should be accepted because it will increase social welfare. दूसरा, अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था का जो उत्पादन और आय है, जीएनपी, जीडीपी, उसमें कोई परिवर्तन ना हो, वह स्थिर हो, लेकिन अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आय का पुनर्वितरण कुछ इस प्रकार से हो कि आय उच्च आय वर्ग से निम्न आय वर्ग की ओर जाए, रीडिस्ट्रीब्यूशन इन फेवर ऑफ पुअर। तो
ऐसा ऐसा जो फ्लो होगा, ऐसा जो धन का पुनर्वितरण होगा, वह अर्थव्यवस्था में कल्याण को बढ़ाएगा। So any change in the distribution of income or any redistribution of income in favor of poor, keeping the GNP constant, that will also increase social welfare and it should be accepted. ये कार्डिनल मेजर्स थे जो एसीपीयू ने बताया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स के संस्थापक एल्फ्रेड मार्शल ने जब अपनी कंज्यूमर थ्योरी, मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी दी थी, तो वो भी कार्डिनल यूटिलिटी के एजम्पशन पर बेस्ड थी। बट दैट थ्योरी वाज क्रिटिसाइज्ड बाय हिक्स एंड हैंसन, हिक्स एंड एलन इंडिफरेंस कर्व टेक्निक, वेयर they based their theories on the basis of ordinal utility. So when the concept of ordinal utility came in the arena of economics, then it was found that ordinal utility concept is more practical and it is near to reality. And at that time, in the field of welfare economics, there was a change. V. Pareto has given a separate criteria, a different criteria for the social welfare. And the criteria of V. Pareto was based on ordinal utility. पैरेटो का जो क्राइटेरिया है, पैरेटो की जो कसौटी है, उसको हम पैरेटो अनुकूलतम मानदंड, पैरेटो ऑप्टिमम क्राइटेरिया कहते हैं। पैरेटो अनुकूलतम कसौटी के अंतर्गत यह क्राइटेरिया यह स्पष्ट करता है, नंबर 1, व्हाट इज पैरेटो ऑप्टिमल स्टेट? पैरेटो अनुकूलतम अवस्था क्या है? पैरेटो अनुकूलतम अवस्था वह स्थिति है जहां पर समाज के किसी भी एक भी व्यक्ति को आप उसकी स्थिति से और बेहतर नहीं कर सकते। अर्थात समाज में सभी व्यक्तियों की जो स्थिति है वो सर्वोत्तम है, अभीष्ट है। अगर आपने इस अवस्था से किसी भी एक व्यक्ति की स्थिति को बेहतर करने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं किसी भी एक व्यक्ति की स्थिति पहले की तुलना में खराब हो जाएगी। If by any reorientation or any change in the policy you cannot make anyone in the society, at least one individual in the society, better off without making someone worse off, it is Pareto optimal state. सभी लोग समाज में जितने भी व्यक्ति हैं 1 2 3 4 अप टू n सभी अपनी सर्वोत्तम स्थिति में हैं। आप किसी भी एक व्यक्ति की स्थिति को अगर आप यहाँ से बेहतर करेंगे तो किसी न किसी एक व्यक्ति की स्थिति पहले से खराब हो जाएगी। नो चेंज इज पॉसिबल। इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी आर एट देयर बेस्ट एंड एग्रीगेट सोसाइटी इज एट द बेस्ट। दिस इज पैरेटो ऑप्टिमल स्टेट। इसीलिए पैरेटो ने यहाँ पर यह बात भी बताई कि अगर हम सोसाइटी में देख रहे हैं कि पैरेटो ऑप्टिमल स्टेट नहीं आई है, दिस इज द पैरेटो ऑप्टिमल स्टेट, इसके ऊपर नहीं जा सकते, दिस इज फर्स्ट बेस्ट। लेकिन सोसाइटीज इससे नीचे भी हो सकती हैं और उनका ऑब्जेक्टिव होगा यहाँ तक आना। इसके लिए पैरेटो कहते हैं अगर इकोनॉमी किसी स्टेट में है, किसी अवस्था में है और हम अर्थव्यवस्था की किसी नीति में कोई चेंज करते हैं, इफ देयर इज एनी चेंज, अगर कोई परिवर्तन होता है और वो परिवर्तन अर्थव्यवस्था में किसी भी एक व्यक्ति की स्थिति पहले से बेहतर कर देता है और अर्थव्यवस्था में किसी भी अन्य व्यक्ति की स्थिति पहले से खराब नहीं होती, तो ऐसा नीति परिवर्तन समाज के कल्याण को बढ़ाने वाला होगा, स्वीकार्य होगा, सोशली एक्सेप्टेबल होगा और ऐसे चेंज की संस्तुति की जाती है।
if any change in the policy or program makes at least one individual better off without making anyone in the society worse off, that change means it will increase social welfare, it should be accepted and it should be advocated by welfare economists. अर्थ ये हुआ कि आप, ये पेरेटो ऑप्टिमल स्टेट है और आप यहाँ पर हैं, यहाँ पे आपने यहाँ पर जो पॉलिसी है उसमें आपने कुछ चेंज किया, चेंज करने से कुछ का भला हुआ, नुकसान किसी का नहीं हुआ, तो क्या हुआ, सोसाइटी थोड़ा बेटर हो गई। अब फिर आपने कुछ किया, अभी भी गुंजाइश है, गुंजाइश देखिए ये है कि आप किसी का पॉलिसी चेंज से किसी का बेटरमेंट हो रहा है लेकिन किसी का नुकसान नहीं हुआ, तो एग्रीगेट क्या हुआ, सोसाइटी सोशल वेलफेयर का लेवल बढ़ गया। बढ़ते बढ़ते ऐसे करते जाइए, एक स्टेट ऐसी आएगी कि अब जो प्रोग्राम की या पॉलिसी की स्टेट है उसकी जो अवस्था है वो ऐसी है कि सोसाइटी का वेलफेयर W* है, और अब अगर इसमें हम कोई चेंज करते हैं और किसी इंडिविजुअल की या किसी एक सोसाइटी के मेंबर की स्थिति को बेटर करने की कोशिश करते हैं तो सोसाइटी में किसी अन्य की स्थिति खराब हो जाती है। अब इसके ऊपर नहीं जा सकते। दिस इज दी बेस्ट पेरेटो ऑप्टिमल स्टेट, फर्स्ट बेस्ट। अर्थव्यवस्थाओं का उद्देश्य यही होना चाहिए। ये फर्स्ट बेस्ट कैसे आता है, मेथोडिकल एंगल्स पर जो सॉल्यूशंस हैं, ग्राफिकल सॉल्यूशंस हैं, आप बुक वेलफेयर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी बुक्स आपके पास होंगे उसको देखिएगा।